अभिषेक कॉमर्स क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। मान लीजिए ये एक सप्लायर है, ठीक है, जिसका नाम है विक्रम, और ये विक्रम का एक कस्टमर है जिसका नाम है रमन। अब विक्रम ने क्या किया, रमन को क्या करी, इसने क्रेडिट सेल करी। कितने की करी, मान लीजिए 50,000 की क्या करी इसने, रमन को क्रेडिट सेल करी। तो रमन यहाँ पे क्या बन गया, विक्रम का डेटर बन गया, ठीक है। अब अपने डेटर्स को सिक्योर करने के लिए विक्रम ने क्या किया, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया। किसके नाम पे, रमन के नाम पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, विक्रम का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विक्रम की स्टैंप लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो कि हमने लिया कितना, 50,000। अब यहाँ पे विक्रम क्या करेगा, स्टेटमेंट लिखेगा। मान लीजिए उसने क्या लिखा कि रमन विल पे 50,000 आफ्टर 3 months। रमन विल पे 50,000 आफ्टर 3 months। पीरियड कुछ भी हो सकता है, 3 months, 4 months, 5 months, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे रमन के सिग्नेचर आ जाएंगे। रमन के सिग्नेचर का मतलब क्या है कि रमन ने क्या किया, इस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। रमन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो क्या करेगा, 3 months के बाद क्या करेगा, विक्रम को 50,000 पे करेगा। अब 3 months के बाद विक्रम को जो पेमेंट मिलेगी वो किसके अगेंस्ट मिलेगी, इस बिल्स के अगेंस्ट मिलेगी, ठीक है। तो विक्रम के लिए क्या बन गया, ये बिल्स रिसीवेबल। विक्रम के लिए बन गया ये बिल्स रिसीवेबल। और रमन 3 months के बाद जो पेमेंट करेगा वो इस बिल के अगेंस्ट करेगा। तो रमन के लिए क्या बन जाएगा, वो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। विक्रम के लिए क्या बन गई, ये एसेट बन जाएगी, और रमन के लिए क्या बन जाएगी, ये लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अब जो बिल ड्रॉ करता है, जैसे यहाँ पे विक्रम बिल ड्रॉ कर रहा है, तो विक्रम क्या बन जाएगा, ड्रॉअर। जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया जाता है या जो बिल को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या बन जाता है, आपका ड्रॉई, ठीक है। और एक और पार्टी होती है जिसको बोलते हैं हम पेई। अब पेई कौन होता है, मैच्योरिटी डेट पे, मतलब 3 months के बाद इस बिल के अगेंस्ट जिसको क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा, आपका पेई बन जाएगा। मतलब 3 months के बाद ये बिल जिसके पास होगा वो क्या बन जाएगा, आपका पेई बन जाएगा, ठीक है। देखिए, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो आपके क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, मतलब जो ड्रॉअर है, वो बिल को क्या कर सकता है, किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर तो वो बिल अपने पास रखेगा तो पे कौन बन जाएगा, विक्रम ही बन जाएगा। लेकिन अगर ये बिल वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देगा तो मैच्योरिटी डेट पे उसी को आप पैसा मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो एक ड्रॉअर, ठीक है ना, बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीजें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले तो जो ड्रॉअर है वो बिल को क्या कर सकता है, रिटेन्ड बाय ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी। एक तो वो क्या कर सकता है, मैच्योरिटी तक अपने पास ही बिल रखेगा। तो यहाँ पे मैच्योरिटी पे पैसा किसको मिलेगा, जो बिल ड्रॉ कर रहा है, तो वही क्या बन जाएगा, यहाँ पे पे बन जाएगा। दूसरा, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक,
ठीक है। जो ड्रॉअर है वो क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट भी करा सकता है। कहाँ से, बैंक से। तो इसमें वो क्या करेगा, अपना जो बिल है वो बैंक के पास दे देगा और बैंक क्या करेगा, उसके अगेंस्ट उसे पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो चलो इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये है आपका विक्रम, जिसके हाथ में क्या पड़ा है अभी, वो बिल पड़ा हुआ है, लेकिन उस बिल के अगेंस्ट पैसा कब मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन मान लीजिए विक्रम को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो विक्रम क्या करेगा, ये बिल लेके जाएगा कहाँ पे, अपने बैंक में, जहाँ पे विक्रम का क्या है, अकाउंट है। ठीक है, तो विक्रम क्या करेगा, ये बिल दे देगा किसके पास, बैंक के पास। ठीक है ना, और बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट से पहले ही विक्रम को पैसा पे कर देगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब बैंक एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, वहाँ पे कुछ चार्जेस लेगा। ठीक है ना, मान लीजिए 50,000 का बिल था, 50,000 का बिल था और बैंक ने कितने किया, क्या किया, 500 चार्जेस काट लिए। तो विक्रम को कितना पे किया, 49,500। ठीक है, ये जो चार्जेस होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। इन्हें बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया। अब यहाँ पे बिल किसके पास है, बैंक के पास है। मैच्योरिटी पे बैंक किसके पास जाएगा, रमन के पास जाएगा और क्या करेगा, इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका केस सेकंड। ठीक है, तो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आता है थर्ड केस। अब वो बिल के साथ और क्या कर सकता है, बिल एंडोस्ड, बिल एंडोस्ड टू थर्ड पार्टी, बिल एंडोस्ड टू थर्ड पार्टी। ठीक है, अब एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, अब देखिए ये है विक्रम, जिसके पास क्या है, अभी वो बिल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब विक्रम ने क्या करना था, मान लीजिए विक्रम का कोई क्रेडिटर था जिससे उसने उधार में सामान लिया था। मान लीजिए उसने क्या किया था, राजेश से, विक्रम ने क्या किया था, राजेश से 50,000 का ही सामान परचेज किया हुआ था और विक्रम ने क्या करना था, अभी राजेश को कैश में पेमेंट करनी थी। ठीक है, तो विक्रम ने क्या किया, राजेश को कैश पे करने के बजाय जो उसके पास बिल था वही बिल क्या किया, अब राजेश को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी तो राजेश जाएगा किसके पास, रमन के पास, और वो क्या करेगा, उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योरिटी पे बिल किसके पास है, राजेश के पास, तो पेई कौन बन जाएगा, राजेश बन जाएगा। क्लियर है। अब आता है आपका फोर्थ केस, बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका विक्रम, जिसके पास अभी वो बिल पड़ा है। ठीक है, तो विक्रम ने क्या किया, वो अपने बैंक के पास गया जहाँ पे विक्रम का क्या था, अकाउंट था, और विक्रम ने बैंक को क्या बोला कि ये मेरा चेक है, सॉरी मेरा बिल है, ये अपने पास रखिए। 3 मंथ्स के बाद क्या है इसकी मैच्योरिटी, 3 मंथ्स के बाद आपने क्या करना है, रमन के पास जाना है, उससे बिल के अगेंस्ट पेमेंट लेनी है और उसे क्या करना है, मेरे
बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बिल किसका, विक्रम का, पैसा किसको मिलेगा, विक्रम को मिलेगा। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो रमन, विक्रम के भी यहाँ पे जाएगा रमन के पास, और वो क्या करेगा, रमन से पैसा लेके विक्रम के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल के अगेंस्ट पेमेंट किसको मिलेगी, विक्रम को ही मिलेगी। तो पेई भी कौन बन जाएगा, विक्रम ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 केसेस आई होप आपको क्लियर होंगे। सबसे पहला क्या था, बिल रिटेन्ड बाय ऑनर टिल मैच्योरिटी। ठीक है, सेकंड केस क्या था, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। थर्ड केस, बिल एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। और फोर्थ केस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो हम ये एक और कंसेप्ट आता है इसमें, किसका, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट का। अब ये मैच्योरिटी डेट होती क्या है, ठीक है ना, जिस दिन बिल क्या होगा, ड्यू होगा, और जिस दिन क्या करना पड़ेगा, ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ेगी, वही होती है आपकी मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए विक्रम ने जो बिल ड्रॉ किया था वो कब किया था, 1 जैन को बिल ड्रॉ किया, कब, 1 जैन को। ड्यू डेट कब रखी उसने, आफ्टर 3 मंथ्स। जो ड्यू डेट आएगी कब आएगी, आफ्टर 3 मंथ्स। तो वो 3 मंथ्स कंप्लीट कब होंगे, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 जैन से 1 फेब तक 1 मंथ। 1 फेब से 1 मार्च 2 मंथ। 1 मार्च से 1 अप्रैल, यहाँ पे होते हैं उसके कंप्लीट कितने, 3 मंथ्स। ठीक है, तो ड्यू डेट कब आ रही है आपकी, 1 अप्रैल को। ठीक है, और जो आपका नेगोशिएबल एक्ट है वो क्या बोलता है कि जब भी आपकी ड्यू डेट आएगी उसमें हमेशा क्या करना है, आपने ऐड करना है 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो जो भी ड्यू डेट आएगी उसमें क्या करना है, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने हैं। तो 1 अप्रैल में 3 डेज और ऐड करेंगे तो आपकी ड्यू डेट कब आएगी, 4 अप्रैल। जो भी ड्यू डेट आएगी उसमें आपने हमेशा क्या करना है, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो बिल ड्रॉ किया गया है, जो बिल ड्रॉ किया गया वो कब किया गया है, मान लीजिए 15 अप्रैल को, और ड्यू डेट कब रखी है, आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, जो मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट आ रही है वो आफ्टर 2 मंथ्स आ रही है। ठीक है ना, जो बिल ड्रॉ किया गया है 2 मंथ्स के लिए किया गया है, तो ड्यू डेट कौन सी बनेगी आपकी, ड्यू डेट कौन सी बनेगी, 5 अप्रैल से 5 मई तक, सॉरी 15 अप्रैल से 15 मई तक, हुआ आपका 1 मंथ। फिर उसके बाद 15 मई से 15 जून, हुए आपके 2 मंथ्स। ठीक है, तो ड्यू डेट कब को आ रही है आपकी, 15 जून को। इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे 3
डेज ऑफ ग्रेस। तो ड्यू डेट कब बनेगी, 15 में 3 डेज और ऐड करोगे तो ड्यू डेट आ जाएगी आपकी 18 जून। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकाला जाता है, ड्यू डेट निकाली जाती है। ड्यू डेट हमेशा क्या आती है, जब भी आपकी ड्यू मैच्योरिटी डेट होती है उसमें हमेशा आपने क्या करना है, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका ड्यू डेट आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब मान लीजिए जो आपकी ड्यू डेट आ रही, जो आपकी डेट ऑफ बिल है वो है 12 जून, और ड्यू डेट कब बोल रहा है वो, आफ्टर 2 मंथ्स। तो मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी आपकी, 12 जून को ड्रॉ किया गया और 2 मंथ्स का टाइम है, तो मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। 12 जून से 12 जुलाई तक 1 मंथ, 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 2 मंथ्स। ठीक है, तो ड्यू डेट कब को आ रही है आपकी, 12 अगस्त को। अगस्त को, ठीक है ना। चलो अब 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे इसमें, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करें तो ड्यू डेट कब की बन रही है आपकी, 15 अगस्त। ठीक है ना, अब ड्यू डेट बन रही है हमारी 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त को क्या होती है हमारी नेशनल हॉलीडे होती है। ठीक है ना, और ये हमें पहले से ही पता है कि 15 अगस्त को क्या होता है, नेशनल हॉलीडे है। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, जो ड्यू डेट आएगी वो प्रीवियस वर्किंग डे होगी। ठीक है ना, तो इसके केस में 14 अगस्त क्या बन जाएगी, आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। ठीक है, तो जब हमें पहले से पता होता है कि जो ड्यू डेट बन रही है उस पर क्या है, हमारी नेशनल हॉलीडे है, तो उसके केस में क्या होता है, प्रीवियस वर्किंग डे बन जाता है हमारा ड्यू डेट। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है या पहले से कोई हॉलीडे नहीं होती, लेकिन जिस दिन ड्यू डेट आ रही है कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है जिसकी वजह से कोई हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसके केस में क्या होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है वो आपका ड्यू डेट बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।